नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं एशिया विल हिंदी। और अगर मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख करके आप चौंक रहे हैं तो चौंकिए मत, क्योंकि ये लोकल होने का समय है। जैसा अपने पिछले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोकल होने के लिए वोकल होने की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ रितु जायसवाल जुड़ रही हैं। मुखिया है आप वाहिनी पंचायत है सोनवर्षा प्रखंड और जिला है सीतामढ़ी। बात करने के पीछे मकसद ये है कि लॉकडाउन के बाद बिहार जैसे राज्य पे बड़ा दबाव पड़ा है। एक मोटा मोटा अंदाजा ये है कि लगभग 30 लाख लोग अगले कुछ दिनों में बिहार के गांवों में आ रहे हैं, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से। ये लोग यहाँ कैसे रहेंगे, इनके काम का क्या इंतजाम होगा, इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तो इन सारी बातों को दिल्ली से पटना से कहा जाता है। लेकिन उसका आखिरी उसको पूरा करने की आखिरी जिम्मेदारी जो है वो पंचायत के मुखिया पे आती है। जो जानकारी मुझे है लगभग 8,463 पंचायत हैं और इतने ही मुखिया हैं बिहार में। तो सबसे बात करना संभव नहीं था, तो रितु जी को हमने चुना। और रितु जी को इसलिए भी चुना क्योंकि ये बिहार की मुखिया है, विकिपीडिया पेज है इनका, ये ट्विटर पे एक्टिव है, फेसबुक पे एक्टिव है, राष्ट्रपति से सम्मान हासिल कर चुकी हैं। रितु जी, ये जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एशिया विल हिंदी में। थैंक यू सर। मेरा सबसे पहला और सीधा सवाल ये है कि लॉकडाउन के बाद जो ये लोग आ रहे हैं अपने घरों को, और पटना से या दिल्ली से जो घोषणाएं हो रही हैं, चाहे वो मनरेगा में पैसा बढ़ाने की हो, चाहे उनको यहीं पे रोजगार देने की हो, आप पंचायत की मुखिया हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कितना प्रैक्टिकल है ये और कितना संभव है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ना कुछ बातों का खंडन करना चाहूंगी जो कि प्रिंट मीडिया के द्वारा, मैं ये नहीं कहती कि प्रिंट मीडिया ने का किया कराया है, हो सकता है कि उन्हें ही सही जानकारी ना दी गई हो। सबसे पहले मैं उप मुख्यमंत्री जी का उन्होंने एक प्रेस जब उन्होंने जारी किया था रिलीज, और उन्होंने जब मीडिया के सामने ये बात कही थी, हमने कहीं देखा भी था उसे, कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सभी पंचायतों को 9 लाख रुपए दे दिए गए हैं कोरोना, मतलब जो क्वारंटाइन सेंटर्स होंगे उसके रख रखाव, और इसके लिए 9 लाख रुपए दे दिए गए हैं। मैं बता दूं कि जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं वो वित्त मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी इनको जानकारी का इतना अभाव होना, या फिर वो कितने मैनिपुलेटेड हो सकते हैं, यह कहीं ना कहीं से शोभनीय नहीं है। या फिर कम से कम पूरी जानकारी रखने के बाद वो एक बड़े पद पर है, बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पे और वित्त मंत्री के तौर पे, तो कहीं ना कहीं से ऐसे जो वक्तव्य है वो अशोभनीय हो जाते हैं और लोगों का भरोसा को खत्म करते हैं। जैसे कि उनका ये कह दिया जाना कि 9 लाख रुपए पंचायतों को दे दिए गए हैं, ये मैं बता दूं कि ये अलग से कोई राशि नहीं थी जो पंचायतों को दी गई, वो पंचम वित्त की वही राशि थी, फिफ्थ फाइनेंस की वही राशि थी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पंचायतों को पूर्व से ही अलॉटेड थी, जो कि 2 शिफ्ट में, यानी 4.5 लाख के 2 शिफ्ट में कुछ महीनों के अंतराल पे पंचायतों को दी जाती है। तो आपने तो वो बातें कर दी जो दूसरी किस्त मिली भी नहीं थी, जो जुलाई अगस्त सितंबर में मिलेगी, उसकी भी बातें आपने कह दी कि आपने दे दी है। इतना खूबसूरती से मैनिपुलेट किया गया। मैं एक पत्र का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी जो बिहार सरकार पंचायती राज अमृतलाल मीना प्रधान सचिव सर के द्वारा जारी किया गया, जिसमें लिखा था कि पंचायतें वो वितरण करेंगी सैनिटाइजर का, वो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करेंगी, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, ग्लव्स, ऐसी साबुन, ऐसी जरूरत की चीजें सिर्फ उनके लिए है जो स्वास्थ्य कर्मी या जनप्रतिनिधि इस कार्य में लगे हुए हैं, यानी क्वारंटाइन सेंटर के रखरखाव और देखभाल या जागरूकता या ऐसी चीजों में लगे हुए हैं। मतलब क्लियर कट लिखा हुआ था कि सिर्फ वैसे को, या सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर में मास्क और सैनिटाइजर वो प्रोवाइड कराएंगे, और सिर्फ वैसे व्यक्ति को वो प्रोवाइड करवाएंगे जो इस कार्य में लगे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मी है। इसका मतलब ये था कि जैसे आशा वर्कर हो गई, ममता हो गई, एनएम हो गई, डीलर को इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि डीलर उनको हमें बायोमेट्रिक के द्वारा अंगूठा लगाना है, वहां पर अगर वो सैनिटाइज नहीं करेंगे बार बार मशीनों को, या एक दूसरे जो बारी बारी से आएगा उसके फिंगर को सैनिटाइज करने की आवश्यकता है, ताकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है गलती से भी
तो वो कैरी ना करे, उनको देने की आवश्यकता थी, यानी कि बहुत लिमिटेड ही लोग थे जिनको देने की आवश्यकता थी। उस पत्र का इतना र्यूमर उड़ाया गया कि मुखिया ने 9 लाख रुपए का गबन कर लिया। उनको साबुन बांटना था, उनको मास्क बांटने थे, जनरल पब्लिक को बांटने थे। उस दबाव में बिना अच्छी तरह से पत्र से अवगत हुए कई मुखिया जी ने साबुन का सभी मतलब आम जनता के बीच में वितरण कर भी दिया। अच्छा। जिसके बारे में ये आया कि उनसे वो पैसे की रिकवरी की जाएगी। आप सोचिए, यानी क्लियर कट पत्र लिखा हुआ है, लेकिन मीडिया इसको क्या प्रेजेंट मीडिया कर रही है या मीडिया को मैनिपुलेट किया जा करके करवाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कम से कम उनको कहूंगी कि एक बार आप लोग जो भी मीडिया के लोग हैं, अब आप आम जनता और आम जनप्रतिनिधि पे तो आप लोगों ने खूब अविश्वास किए हैं, ठीक है, मुखिया पे ये सब पे तो आपने खूब अविश्वास किए हैं। अब जरूरत यह है कि जो ऊपर बैठे लोग हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उन पर भी अविश्वास करने की जरूरत है। चिट्ठी वहां भी मांगिए, ये मत समझिए कि बिल्कुल ये सवाल बिहार की मीडिया से है। मैं खुद पिछले 20-25 दिनों से रोज अखबार देखता हूं और मुझे हैरानी होती है कि अखबार का पहला पन्ना सिर्फ घोषणाओं से भरा होता है। ये होगा, वो होगा, इतने पैसे आएंगे, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, इसका कुछ जिक्र नहीं होता। मैं आपसे सीधे जो आप बता रही हैं, अगर मैं उसको एक शॉर्ट में बताऊं अपने देखने वालों के लिए, तो आप ये कह रही है कि झूठी घोषणा हुई, चाहे वो मीडिया के द्वारा हुई या ऊपर बैठे लोगों के द्वारा हुई, कि आम लोगों को सैनिटाइजर या साबुन बांटना है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये कह रही है कि 9 लाख रुपया दे दिया गया है पंचायत को, ये भी झूठी घोषणा है, आप ये कह रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आज की तारीख में मुझे ये बताइए कि जब नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, पिछला संबोधन आपने उनका सुना होगा, उन्होंने कहा कि अब लोकल के लिए वोकल होने की जरूरत है। तो राइमिंग अच्छी है, तुकबंदी अच्छी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ग्राउंड पे बतौर मुखिया प्रशासन के लोग कितने वोकल हुए हैं और आप लोग कैसे लड़ेंगे इससे? इतने लोग आ रहे हैं, उनका व्यवस्था, उनका इंतजाम, क्योंकि तो मुखिया के ऊपर रहा ही है, आखिर में जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। सोशली जिम्मेवारी बनती है, जनप्रतिनिधि के तौर पे जिम्मेवारी बनती है, मगर आप उम्मीद ये कर रहे हैं कि मुखिया अपनी जायदाद बेच दे और बेच करके जिम्मेवारी निभाए। पत्र के द्वारा और घोषणाएं और कुछ और की जा रही हैं, वहां पे बातें कुछ और बन रही है। कहीं ना कहीं से मुखियाओं की छवि को खराब करने की कोशिश लग रही है मुझे, ठीक है। मैं कोई मुखिया होने का पक्ष ये नहीं करूं, लेकिन मैं खुद एक मुखिया होने के नाते भुक्तभोगी हूँ। मुझसे सवाल किया गया कि कहाँ है मैडम साबुन, कहाँ है मैडम मास्क, कहाँ है सैनिटाइजर, कहाँ है ग्लव्स, ये सवाल मुझसे भी पूछे गए थे। मैंने सोचा कि भाई फंड कहाँ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा पत्र अमृत लाल मीणा सर जो प्रधान सचिव है उनका जारी हुआ, और उसमें ये हुआ कि 100 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करेंगे पंचम वित्त की ही राशि से, जो 4.5 लाख की पहली किस्त पंचायतों को दी जा चुकी है। फिर से बता दूं कि ये अलग राशि नहीं है, वो पहले से पूर्व से अलॉटेड राशि ही है, ठीक है। एक मैनिपुलेशन वहां की पंचायतों को दे दिया, ऐसा लग रहा है आपने अतिरिक्त राशि दी है, जो आपने अतिरिक्त राशि नहीं दी। हो सकता है कि पंचायतों के कई और डिमांड होंगे, खैर उसमें नहीं जाना। तो ये एक मैनिपुलेशन तो आपका वहां पे रहा। दूसरा ये है कि लोकल टू वोकल। चलिए हम उस पे आते हैं कि पंचायतें कितनी तैयार है इस चीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए, पंचायतें तब भी छठ का टाइम हो या होली का, तो भारी संख्या में माइग्रेंट्स आते हैं, तब एक उत्साह का माहौल होता है, एक उत्सव का माहौल होता है। आप देखेंगे कि शायद ही कोई घर ऐसा छूटता है जहां छठ में लोग नहीं आते हैं। इसका मतलब पंचायतें उसको संभालने या पंचायत के जो उसके घर के लोग हैं उसको संभालने में नाकामयाब है, ऐसा नहीं है। माहौल अलग होता है, खुशी का होता है, उत्सव का होता है, त्योहार का होता है। सालों बाहर काम करते हैं तो लगता है बिहार के जो हमारे श्रमवीर है कि छठ में तो एक दिन जाएंगे, माई के का छठ माई का प्रसाद तो खाएंगे, ये रहता है। तब कितनी आसानी से हम लोग एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कोई एक्स्ट्रा भीड़ भी आई हुई है। यहाँ पे समस्या क्या हुई कि वो किसी तैयारी से नहीं आए हैं। वो तैयारी साल भर की होती है कि हमको छठ में घर जाना है, ठीक है, पैसे वो जमा करते हैं अलग करके थोड़े थोड़े कि हमको छठ में तो घर जाना ही। ये कोई तैयारी नहीं थी, ये एक पेंडेमिक था। अगर उनको साल में एक बार अगर वो घर आते हैं छठ में या त्योहार में तो उनकी तैयारी होती है, वो पैसे जोड़ते हैं कि मुझे जाना है, पर उनके हाथ में पैसे नहीं थे, उनके पास कोई पूर्व की तैयारी नहीं थी, ठीक है।
तो ऐसे कंडीशन में जहां उनका कि वो लॉकडाउन में फंस गए, उनका जो खाना था, वो जो राशन के पैसे थे वो भी खर्च हो चुके थे, तो वहां पे कहीं ना कहीं से सरकार की जिम्मेवारी बनती थी। अगर उनको अपने जगहों पे आना है तो उनको सेफली लाने की जिम्मेवारी सरकार की बनती थी। वो यहाँ आने के बाद चूंकि पैसे भेजने वाले लोग वही हैं, ठीक है, पैसे वही भेजते थे अपने परिवार को जिससे उनका घर का खर्चा चलता था। तो अब दो लोग मुसीबत में आ चुके थे, एक पैसा भेजने वाला भी और एक वैसा घर भी जहां पैसे वो नहीं भेज पा रहे, यानी उसका खुद का अपना घर। अब दोनों मुसीबत में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि वो उसके क्वारंटाइन सेंटर में रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, भाड़ा है, वो देती, जिसकी घोषणा हुई भी और दी भी गई। लेकिन कहीं ना कहीं से ब्लॉक लेवल पे जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, नहीं, मैं की आपको बीच में रोक रहा हूँ और यही सवाल मेरा अगला है। बिहार में जो एक बड़ा मुद्दा है, जो लोग बिहार से बाहर रह के इस बातचीत को देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हर दिन अखबार में क्वारंटाइन सेंटर से लोगों के भाग जाने, वहां मारपीट होने, विरोध प्रदर्शन होने, मुखिया के सर फूटने, FIR होने की खबरें छपती हैं। मैं आपसे यही समझना चाहता हूँ कि ये जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, जिसको लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ये कहा था, मुझे अच्छे से याद है कि पंचायत स्तर के जो क्वारंटाइन बनाए गए उसमें कुछ अव्यवस्था थी, लेकिन ब्लॉक स्तर पर जो बनाए गए हैं उसमें बेहतरीन व्यवस्था होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कितनी बेहतरीन व्यवस्था है प्रखंड लेवल के जो क्वारंटाइन बनाए गए हैं उसमें? देखिए, सवाल ही नहीं उठता है कि प्रखंड स्तर पे जो क्वारंटाइन सेंटर 5 या 6 स्कूल्स को लिए जाते रहे हैं प्रखंड के तौर पे, वहां पे पूरे प्रखंड के माइग्रेंट्स उन 5-6 स्कूल में एडजस्ट हो पाएंगे, ये तो असंभव था। ठीक है, ये थोड़ा अजीबोगरीब ही घोषणा थी। जहां पे उनको करना ये चाहिए था कि पंचायतों में जितने भी स्कूल होते हैं, ठीक है, हर टोले में एक सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल होते हैं, ठीक है। अब जितने, अगर उस टोले का व्यक्ति, उस गांव मोहल्ले का व्यक्ति अपने ही टोले मोहल्ले के स्कूल में रहता, ठीक है, और वहां पे उसको ये नहीं लगता कि उसको कोई पनिशमेंट दिया जा रहा है, वो अपने ही स्कूल के टोले और मोहल्ले के स्कूल में वो रह लेता और अपने घर का बना हुआ खाना वो खाता, और उसको जो 60 रुपया 50 पैसे की जो घोषणा हुई कि उनके खाने पीने पे एक दिन का खर्चा किया जाएगा, जो कि ब्लॉक लेवल क्वारंटाइन सेंटर में खर्च किया भी जा रहा है, वही पैसा उनके माँ पिता पत्नी और बहन के हाथों में मिलता, घर वालों के हाथों में मिलता, तो कहीं से भी हाइजीन की प्रॉब्लम नहीं आती। खाने में शिकायत की कि दाल खराब है, छिपकली गिर गई, बदबू आ रही है, और ऐसी स्थिति बनी कि आदमी दोनों टाइम चावल ही खा रहा है, दो वक्त वो चावल खा रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि 800 900 1000 लोगों के लिए रोटी बनना संभव नहीं है, और सुबह में क्या खाते हैं तो चूड़ा, तो तीनों ही चावल से रिलेटेड चीज हो गई। अगर उसमें कोई व्यक्ति बूढ़ा है जिसको कि अस्थमा या खांसी की प्रॉब्लम है, या वो डायबिटिक है, तो उसका तो मरना तय है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए था कि एक जगह पे भीड़ इकट्ठा करने के बजाय आपको वो बांटना चाहिए था, क्योंकि जब चीजों को आप छोटे छोटे स्तर पे बांट के करते हैं तो उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है। मैनेजमेंट ये हो सकता था कि क्यों ना गांव के स्कूल को ही सबसे पहले क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाता, जो कॉम्प्लिकेटेड या जिस पर डाउटफुल केसेस था उनको ही सिर्फ ब्लॉक लेवल के क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता। उससे क्या होता कि जो आने वाले लोग हैं उसको ये नहीं लगता कि वो कोई सजा भुगत रहा है। कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में नाकामयाब रही, अपने यहाँ पे आ रहे लोगों के प्रति उनका वो कॉन्फिडेंस वो बिल्ड नहीं कर पाए, इस जगह पे जो रखने की कोशिश की, जो कि संभव नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है कि आप बहुत बड़े गैदरिंग को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक ब्लॉक लेवल क्वारंटाइन सेंटर में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, उससे ज्यादा टॉयलेट्स कहीं भी नहीं है, वो भी तो प्रॉपर फ्लश वाले नहीं है, टेम्पररी बनाए गए हैं, ये नहीं कि कोई प्रॉपर फ्लश सिस्टम होगा या कुछ भी होगा, टेम्पररी बनाए गए टॉयलेट्स है। ऐसे कंडीशन में कितने ज्यादा कंटामिनेशन के चांसेस है, और सबसे ज्यादा ये भी हो गया है कि ऐसा नहीं है कि आपको मल मूत्र के तहत वो वायरस नहीं फैलेगा, तो कितना बड़ा जान जोखिम में आपने रखने का कार्य किया। सिंपल तरीके से मुझे ये लगता है कि जो भी चीज की घोषणा हुई, जो भी राशि या वेलकम किट या क्वारंटाइन सेंटर में फिनाइल और झाड़ू और तमाम तरह की सैनिटाइजर का छिड़काव है, ये वो जो चीजें आ रही है, बात की इतनी सुविधाएं पर व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे व्यक्ति को दिया जाएगा, वो पंचायत लेवल के स्कूल और गांव में भी दिया जा सकता था। अभी हालात ये बने हुए हैं कि पंचायत लेवल के गांव और स्कूल में ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है, चाहे वो पंचायत लेवल का हो चाहे वो ग्राम लेवल का क्वारंटाइन सेंटर हो। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए
कि आपकी सुविधाएं या आपकी खाना पूर्ति सिर्फ ब्लॉक लेवल के क्वारंटाइन सेंटर तक है। इसका मतलब यह है कि जो इस गांव में जाकर के रह रहे हैं या पंचायतों में जाकर रह रहे हैं, उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का आप पूरा मंगा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन एक एक व्यक्ति का जैसे ही वो आकर के एक प्रॉपर ब्लॉक में एक बनाया गया है जहाँ पे कि आपको बाहर से आए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ पे एक भ्रष्टाचार की बड़ी बू तो नहीं आ रही है कि रजिस्ट्रेशन करा लिया ताकि आप आसानी से दिखा सकते हैं कि भाई इतने लोगों को हम लोगों ने खाना या इतने लोगों पे हमने खर्च किया है। तो ये हो सकता है। आप जो कह रही हो बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज जो मेरी समझ है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और आपके माध्यम से दर्शकों से भी, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान सरकारों की तरफ से की जाने वाली घोषणाएं पहले पहुंच गई जमीन पे कि हम ये करेंगे, और हुआ अभी तक नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोरोना एक महामारी थी, आई, उसके लिए जो इंतजाम किए जाने थे हुए भी नहीं भी हुए। जब पहली बार लॉकडाउन लगा या जनता कर्फ्यू लगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हुई कि उन्होंने वक्त रहते हुए लॉकडाउन लगा दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक सजग मुखिया होने के नाते, एक पंचायत के सर्वा होने के नाते, कि आपको लगता है कि लॉकडाउन जिस तरीके से लगाया गया और उसके लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए थी वो प्लानिंग हुई? गांव के लेवल पे प्लानिंग की गई, मुखिया लोगों से बातचीत की गई, आपसे संवाद किया गया, आपसे कुछ सुझाव मांगा गया, या बाद में भी? हाँ, केंद्र सरकार मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंचायतों के कुछ मुखिया, सिलेक्टेड मुखिया से बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया था कि आप क्या कर रहे हैं, और उन्हें कहा गया था कि आप 2 गज की दूरी मेंटेन करें। ये मैंने देखा था कि 2 गज की दूरी मेंटेन करें और आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताएं। तो उस वक्त चूंकि पत्र के माध्यम से मैंने बताया, जो 4.5 लाख रुपए पहले इंस्टॉलमेंट की पंचम की आई थी, तो उसमें मुखिया जी लोग काफी उत्साहित होकर के आपने देखा भी होगा कहीं सोशल मीडिया पे, वो लोग लगे हुए थे और काम कर रहे थे। तो उसके बारे में उन्होंने बताया था कि इस तरीके से हम लोग क्वारंटाइन सेंटर का रखरखाव कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रिसिएट भी किया था। लेकिन वो क्या ऐसी वजह थी कि उस अप्रिसिएशन के बावजूद भी वो पैसे जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे व्यक्तियों के लिए थे, माइग्रेंट्स के लिए थे, वो पंचायतों को न दे करके ब्लॉक में दिए गए। मतलब जो जिला प्रशासन की तरफ से जो पैसे को खर्च किए गए, तो क्या ये मान के चला जाए कि जनप्रतिनिधि की तरफ आपका भरोसा नहीं है, या सिर्फ उनका इस्तेमाल आप मतलब उनको बदनाम करने के लिए कर रहे हैं? इस बात की तो खूब हवा दी गई, अखबारों में निकाला गया कि 9 लाख रुपए दे दिए गए और उनको ये करना है वो करना है। लेकिन जब लिया गया उनसे वो पैसे, जब जो अलॉट हुए बिहार सरकार की तरफ से, डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन उसकी तो घोषणा कहीं नहीं की गई कि वो पैसे किसको दिए जा रहे हैं। तो आज भी वो तमाम पैसे लेकर के बैठे हुए अधिकारी लेकिन बदनाम हो रहे हैं मुखिया, क्योंकि सोशली भी उनकी जिम्मेवारी बनती है। वो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, वोट से आए हैं, तो लोगों के डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस उनके प्रति ज्यादा होंगे। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि आपको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। वो बोलेंगे कि मुखिया जी हमने तो आपको वोट देके जिताया है और मेरी सारी जिम्मेवारी आपकी बनती है। तो ऐसे केस में आपको ये देखना चाहिए था कि लोगों का भरोसा किधर ज्यादा है। लोगों का भरोसा क्या उन अधिकारियों की तरफ ज्यादा है जो आपके बीच के नहीं है? वो तो कागज पेपर पे काम करते हैं, ठीक है। तो जब पेपर पे काम करने वाले लोगों को आपने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी, उस वक्त आपने उन पर भरोसा नहीं किया, जनप्रतिनिधि के ऊपर, तो वो भी पत्र तो उतना ही हाईलाइटेड करना चाहिए था, या इतने ही मीडिया में आना चाहिए था कि अब क्वारंटाइन सेंटर के ऊपर होने वाले खर्चे की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है या ब्लॉक लेवल के अधिकारियों की है। उसको नहीं किया गया। इसके पीछे की नियत क्या है वो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ। अच्छा, एक बिहार में मसला और बहुत बड़ा है, हालांकि वो जुड़ा है जो राशन की दुकानें हैं उससे, लेकिन ये सारी चीजें अल्टीमेटली आकर के जुड़ जाती हैं मुखिया से। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि राशन कितना मिलेगा, इसको लेकर के अलग अलग घोषणाएं हुई। कल मैं देख रहा हूं कि बिहार के जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं और जो केंद्र के मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, दोनों के बीच अभी भी तकरार चल रहा है राशन को लेकर के। जमीन पे क्या राशन मिल रहा है? दाल तो मेरे ख्याल से नहीं मिल रहा अभी भी, या मिल रहा है? दाल की घोषणा जरूर हमने देखी थी कि हुई है, अगेन घोषणा हुई है, लेकिन वो मिला नहीं किसी भी, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी मिला है। मेरे प्रखंड में तो कहीं भी नहीं मिला है। तो चावल निश्चित तौर पे दिया गया था कि जितना आपका यूनिट अलॉटेड है उतना ही फ्री चावल, जैसे अगर आपको 5 यूनिट अलॉटेड है यानी 25 केजी आपको राशन मिल रहा है, तो उतना ही 25 केजी आपको
जो सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई थी केंद्र सरकार की तरफ से, वो आपको दिया जाएगा। तो ये रहा, वो लोगों को मिला है, उसमें कहीं कोई एक बात और बताइए, एक योजना है जिसको लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है, मनरेगा। मनरेगा को लेकर के बड़ी चर्चा हुई है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने कहा है कि उसमें और पैसे डालेंगे, 200 दिन जॉब क्रिएट हो, इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से मांग की है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप इतने सालों से जमीन पे काम कर रही हैं, खुद मुखिया हैं, आपको कितना लग रहा है कि मनरेगा जैसी योजना जिसका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार के मत्थे चढ़ जाता है, कितनी मदद होगी भी कि नहीं? एक बात बताइए, मनरेगा तो पहले भी रही है, ठीक है, बेशक थोड़े पैसे आपने बढ़ा दिए हैं, ऐसा नहीं कि मनरेगा की कोई एक नया शब्द सुन रहे हैं, ये तो योजना पहले से ही है। तो क्या हमें देखने की जरूरत ये है कि जो पैसे मजदूरों के खाते में जाते हैं उसका कितना हिस्सा वाकई उसको मिल रहा है। जो मैं जब से मुखिया बनी हूँ और अपने मतलब जो मुझे जानकारी मिल रही है, या मुखिया नहीं भी थी तब भी जो आसपास मैं देखती थी, तो सहज ही इस बात का अनुमान लगा लिया जाता था कि जो काम मजदूरों से कराया जाना है वो काम जेसीबी से रातों रात करा लिया जाता है। ठीक है, आपका मान लीजिए कि 10 लाख का एक प्रोजेक्ट आपका बना कि इतने इसमें 100 या 150 मजदूर लगेंगे, ये 30 से 40 या 50 दिन में ये इस तालाब को खोद देंगे या इस नहर की उड़ाही हो जाएगी, लेकिन वो काम मात्र 10 लाख में 1 लाख रुपया खर्च करके वो कर दिया गया। ठीक है, 1 लाख रुपया प्रसाद चढ़ा दिया गया ताकि आप सेफ रहे। देवता को प्रसाद चढ़ा दिया गया, देवता को प्रसाद चढ़ा दिया गया। 1 लाख रुपया उनको दे दिया गया कि ए फला आदमी, तुम तो काम किया नहीं है, काम तो मशीन किया है, तो तुम जो 5,000 रुपया तुम्हारे खाते में आया है या 4,000 या 3,000 जो भी वो तुम मुझे दो और बदले में ये 200 रुपये पकड़ो। अगला सोचता है कि सही में हम तो काम किए नहीं है, 200 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि उसको सही से अपना अधिकार का पता नहीं है कि 200 रुपये नहीं, तुम्हें पूरा पैसा, तुम्हें पूरे काम का अधिकार है। ठीक है, तो ऐसे में ये एक बहुत पहले ही से जब ये हालात रहे हैं तो क्या कहा जा सकता है कि अभी वो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी और अभी, लेकिन देखिए सरकार का टारगेट वो पूरा हो गया कि इतने लेबर के खाते में मनरेगा के द्वारा पैसे भेजे गए। सरकार के मतलब होता है ना कि अपनी उसमें चौड़ा होने का पूरा उनको राइट मिल गया कि भैया हमने तो भेजा है। ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है धरातल पे? अगर ये धरातल पे सही तरीके से अगर हो, इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? एक जनप्रतिनिधि, मुझे ऐसा लगता है कि कई मामलों में मुझे ऐसा लगता है कि एक जनप्रतिनिधि ईमानदार अगर है तो वो कहीं ना कहीं से करप्शन को मिनिमाइज तो कर सकता है, लेकिन एक अधिकारी अगर ईमानदार है तो वो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है। कैसे? मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भ्रष्ट हूँ, मैंने जेसीबी से काम करा लिया, मगर उसका जो मास्टर रोल बुक करने के लिए आता है, जो एमबी बुक होती है, मेजरमेंट बुक जो होती है, उसको वो कैसे बुक होती है? मनरेगा काम को कौन करवा रहा है? रोजगार सहायक करवा रहा है, मनरेगा का जो रोजगार सहायक बोलते हैं वो करा रहा है। उसकी जिम्मेवारी होती है कि काम कैसे चल रहा है, मशीन से हो रहा है या कैसे हो रहा है। मुखिया जी ने तो आदेश दे दिया कि ये काम करवाया जाए, ठीक है, स्वीकृति दे दी उन्होंने, प्रशासनिक स्वीकृति दे दी कि भाई ठीक है मनरेगा का ये काम आप करवाया जाए। लेकिन जब आप साइट पे एज ए सरकारी कर्मचारी वहां पे नियुक्त है, आप नहीं देख रहे हैं कि ये काम किसके द्वारा करवाया जा रहा है, ये काम किसके द्वारा, मशीन के द्वारा हो रहा है, या अगर कोई जेई आते हैं क्या उनको ये नहीं पता चल रहा है कि ये काम मशीन ने किया है या मजदूरों के खुदाल ने किया है, फिर भी वो बुक पास होता है। तो कहीं ना कहीं से अगर, अच्छा उसी की आप अपोजिट कर दो, अगर कर्मचारी ईमानदार है वो बोलेगा कि मैं एमबी बुक करूंगा ही नहीं, मैं इस योजना को पास करूंगा ही नहीं क्योंकि ये काम तो मशीन से हुआ है, तो वहां तो खत्म, सीधा 0% पे आ गया भ्रष्टाचार। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो कहीं ना कहीं से जिस दिन लोगों की उंगलियां अपने चुने हुए प्रतिनिधि की तरफ उठे, मैं नहीं कहती हूँ नहीं उठे, लेकिन एक उंगली अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि की तरफ उठे तो 10 की 10 उंगलियां जो है वो सरकारी कर्मचारी, दफ्तर अफसर, इन बाबुओं की तरफ उठनी चाहिए जिनके मिली भगत से ऐसे कामों को अंजाम दिया जाता है। तो उसमें मैं यही कह रही थी, जैसे कि मैं अपने यहाँ की आवास की बात करूं, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाता है, मैंने घोषणा कर दिया कि भाई 1 रुपया भी आपको किसी की जरूरत नहीं है देने की, आपकी ऑलरेडी लिस्ट में नाम आ चुका है, और मैंने वो लिस्ट सार्वजनिक कर दिया, जगह जगह चिपका दिया कि इस लिस्ट के हिसाब से आप आपको आवास मिलेगा और आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। बावजूद भी आवास सहायक ने ये डर दिखा के कि मुखिया क्या कर सकता है,
अब मुझे ही जियो टैग तो मुझे करना है, मुखिया को तो करना नहीं है। तो वो डर दिखा करके, और अब बेचारा वो गरीब आदमी है, ठीक है, उसको लगता है कि 1,30,000 रुपये आ रहे हैं, 10,000 रुपये दे भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने वो पैसे दे दिए आवास सहायक को। तो यहाँ भ्रष्ट कौन था? मुखिया तो भ्रष्ट नहीं था, आवास सहायक ने डर दिखाया जो कि सरकारी कर्मचारी है। तो मुझे क्लियरली ये लगता है कि एक ईमानदार मुखिया, मैंने ये किया कि मैंने अपने हिस्से का नहीं लिया। जी जी, You're getting my लेकिन वो point? कमीशन गया वो उसने डायरेक्ट लिए, वो डायरेक्ट लिए। और ये सभी मामलों में होता है कि हाँ ठीक है, मैंने अपना नहीं लिया, या सामने वाला मेरे डर से चोरी छुपे लिया, थोड़ा हाथ इधर उधर करके लिया, लेकिन लिया। लेकिन वहीं अगर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, यानी कि अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस का गुड होना बहुत जरूरी है। आपकी बात से मैं अगर समझूं तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, बार बार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कोट को बार बार वो कहते रहते हैं। जब एक बार राजीव गांधी ने कह दिया था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें से 25 पैसा ही जमीन पे पहुंचता है, तो आज भी हालत कमोबेश वही है, आप ये कह रहे हैं? वही है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। और उसके जिम्मेवार ज्यादातर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके हाथों में कहीं ना कहीं से मुझे तो लगता है कि कंफ्यूजन होता है कि सत्ता है किसके हाथों में। मैं रितु जायसवाल से समझना चाहता हूं कि एक मुखिया होने के नाते आज जो संकट है बिहार पे या बिहार जैसे राज्य पे, एक मुखिया क्या कर सकता है? अब कर क्या सकता है? जो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, अब मुखिया जैसे पद पे बैठा हुआ आदमी अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कर क्या सकता है? क्या गुंजाइश है? देखिए, ये आपने ना एक जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, इसमें कोई वो शक नहीं है। लेकिन जहाँ पे आप पैसे की स्वतंत्रता नहीं दे रहे, कोई फंड अलॉट नहीं कर रहे, और ये जो भी काम है वो बगैर पैसे के सिर्फ मोटिवेट कर देने से उसके पेट में अनाज नहीं चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ मोटिवेट कर देने से उसको रोजगार नहीं मिल जाएगा। सिर्फ सूखा मोटिवेट करके वो खाली पेट अगर पड़ा है किसी क्वारंटाइन सेंटर में, जैसे कि आज मेरे ही पंचायतों के क्वारंटाइन सेंटर में लोग पड़े हैं, और बस इसी इंतजार में है कि ब्लॉक से पैसे आएंगे और वहां का खर्चा चलेगा। तो सूखा, अगर आप बात कर रहे हैं कि सूखा प्रोत्साहन हम दे दें, तो उसके लिए हम तैयार है, उसके लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटते कि भाई हम लोगों का मनोबल को किसी भी तरीके से हाई रखेंगे। आप वही बात कर रहे हैं कि सामने वाला गन पिस्तौल लेके खड़ा है और आप कह रहे हैं कि आप जुझारू हो, आप लड़ जाओगे, आप किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी हो, हमने आपको चुना है, तो आप कवच भी ना लो और आप सामने, आप जो है मशीन गन और तोप के सामने आप अपने आप को खड़े कर दो। तो ये तो हालात आप लोगों ने बना दिए हैं जनप्रतिनिधि के। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं आपसे एक बस हाँ या ना में समझना चाहता हूँ। जो आप कह रही हैं वो बहुत डराने वाली स्थिति है। आप ये कह रही हैं कि बिहार के 8,463 पंचायत जो है उनके मुखिया के पास कुछ नहीं है इस वक्त मदद करने के लिए, वो बिल्कुल तैयार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो 4.5 लाख रुपए दिए गए थे, जिसमें पर परिवार 100 रुपए का, जो 20-20 रुपए के 4 मास्क और 20 रुपए का एक साबुन, यानी 100 रुपए पर परिवार। तो उसमें ऑन एन एवरेज देखिए, अगर राशन कार्ड भी आप उठाते हैं या कुछ भी तो 2500 से 3000 तक परिवार है। इसका मतलब 3 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए आपका निकल गया। पहले वाली जो आपका पत्र था उसके हिसाब से आपने जो स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, ये लोग जो लगे हुए थे शुरू में जब मुखिया जी लोग के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, उसमें 70-80 हजार रुपए निकल गए होंगे। तो आप 40-50 या 60 हजार रुपए अगर छोड़े हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, मुझे आप बताओ। 60 हजार रुपए छोड़ करके खाते में आप इतनी बड़ी उम्मीद किए बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मोटिवेट करने के लिए तैयार है। लेकिन बात वही है कि सिर्फ, लेकिन कुछ ठोस नहीं हो सकता है, सिर्फ बातों से पेट नहीं भर सकता है। आपका सवाल था लोकल और वोकल होने का, कि आपको वोकल होना पड़ेगा। लोकल, जो लोकल आपकी जो चीजें हैं, लोकल टू वोकल, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए कि मैं हो गई लोकल, ठीक है। मैंने अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बांस के बास्केट्स बनाए जाते थे, हमने बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लाह की लहठी बहुत खूबसूरत बनाई जाती है, हमने बनाने शुरू कर दिए। हमारे यहाँ की जो लोकल जो आर्ट है वो हमने बनवा लिया, हमने लोकल कालीन बनवा लिया, हमने लोकल गमछे तैयार कर लिए, हमने बहुत सारी लोकल चीजें हैं जो हमारी ऑलरेडी एक पहचान है यहाँ के लोकल एक सामान का, वो हमने कर लिया। वोकल भी हम हो गए, सप्लाई की बातें हमने कर ली, डिमांड कैसे आएगा? डिमांड करने के लिए तो कैश इन हैंड होना पड़ेगा ना, कि पैसे जो लोग आ रहे हैं बाहर से उनके हाथ में पैसे नहीं है।
आप बोल रहे हैं रोजगार का क्रिएशन करो, आप उसको, आप सप्लाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आप डिमांड को भूल जा रहे हैं कि डिमांड कैसे आएगा। डिमांड तो तभी होगा जब कैश इन हैंड आपके हाथों में होगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। चलिए, उसके लिए अगर आप मनरेगा पे आते हैं तो मनरेगा बहुत अच्छी योजना है। अगर वाकई में अगर 200 दिन की रोजगार की गारंटी होती है 100 दिन के बजाय, तो बहुत अच्छी बात है। ये माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा अगर ऐसा सवाल किया गया है तो मैं उसकी सच में सराहना करती हूँ कि ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा है। बस ध्यान देने की बात यह है कि सही मायने में वो काम मशीनों से ना करा करके धरातल पे करवाए, यानी कि वो अपनी जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको अपने काबू में रखे, जो कि कहीं ना कहीं से बेकाबू हो चुके हैं और भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे। तो तभी मैं कह रही हूँ कि अगर भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा तभी हम उनके अधिकारों को दिला पाएंगे, तभी जो हम लोकल होने की बात कर रहे हैं उसके लिए वोकल भी हम तभी हो पाएंगे जब हम उस डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए वो सफिशिएंट फंड होंगे। तो आपकी घोषणाएं हैं वो 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन हो। जैसे एक अच्छी पहल जो हुई मास्क बनवाने की, जिसमें कि जीविका की दीदियों को या गांव के लेवल पर मास्क बनवाने की घोषणा हुई, तो मैं सच कहती हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है। इससे क्या हुआ है कि गांव की महिलाओं को सही में रोजगार मिला है। और जैसे कि मान लीजिए कि 20 रुपए का मास्क है, 20 रुपए का मास्क है, 18 या 17 रुपए का मास्क है, और उसको अगर पंचायत स्तर पे अगर इतनी संख्या में बनाया जा रहा है, 10,000 या 15,000 की संख्या में अगर वो बनवाया जाता है और 5 रुपए के हिसाब से पैसे अगर ग्रामीण महिलाओं को मिल भी रहे हैं, तो मेरे खुद के पंचायत में जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो 500 से 700 रुपए की आमदनी एक महिला को हो रही है। यानी कि जो उसका पति बाहर जाके काम कर रहा था और उतने पैसे वो पर डे के नहीं कमा रहा था, वो आज गांव में मास्क बनाकर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जहां जहां चोरी नहीं हुई है। इसमें भी कई जगह देखने को मिला कि वो बाजार के जो मशीन से कटे हुए मास्क होते हैं वो चूंकि बनाने में थोड़ा महंगा पड़ रहा था, बाजार से कटे हुए तुरंत कॉम्पिटिटर स्टार्ट हो जाते हैं और तुरंत वो ब्लॉक लेवल पे मैनेज हो जाता है डीपीआरओ और बीडीओ के माध्यम से कि भाई हम आपको इतना कमीशन देंगे, आप पंचायत में यही चलवा दो। उसकी जगह यहाँ पे आपने कहा कि जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है, तो यहाँ पे अगर जनप्रतिनिधि ईमानदार हो जाए और वो ये कहे कि नहीं भाई मैं तो मास्क वहीं से बनवाऊंगा, तो कहीं ना कहीं से ये एक सफल योजना मानी जाएगी, एक सफल कोशिश मानी जाएगी। और ऐसे ही छोटी छोटी कोशिशों को सफल करने की जरूरत है। आप सोचिए कि अगर मैंने 200 परिवारों को भी काम दिया है सिर्फ एक पंचायत के मास्क के डिमांड से, और वो 500 से 700 रुपए कमा रही है, तो कितनी बड़ी बात है। उसी तरीके सारी योजनाओं को लेकर के अगर गवर्नमेंट और गवर्नेंस ऑनेस्ट होती है, जनप्रतिनिधि ऑनेस्ट होते हैं, वो अगर ब्लॉक लेवल के कर्मचारियों की बात ना सुने, वो वहां पे कमीशन ना दे, तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि जो जरूरतमंद की बात हो रही है, जो लोकल टू वोकल की बात हो रही है, वो तभी हम सार्थक कर पाएंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कहीं काम में थी, बीच में एशियाविल हिंदी को समय देने के लिए। और जितनी वोकल आप हैं, मुझे लगता है कि आपको अपना काम करने में भी दिक्कत आती होगी, लेकिन फिर भी आप लगी रहती हैं और आपकी चीजें हम जानते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रितु जायसवाल जी, एशियाविल हिंदी से बातचीत करने के लिए। चलिए, थैंक यू।